सभी को नमस्कार एवं प्रणाम। आज अगली कक्षा के बारे में हम चर्चा करते हैं। पिछली कक्षा में हमने जो बातें की, मोल का परिचय दिया, मोल क्या होता है। हम लोगों ने बात की सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन क्या क्या है, सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या क्या होते हैं, गैसीय विलयन, सॉलिड ठोस विलयन और द्रव विलयन, यानी कि गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। इन सभी बातों पर हम लोगों ने एक चर्चा की, एक डिस्कशन किया और एक कंक्लूजन निकल कर सामने आया कि भाई जिसका अमाउंट ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है, जिसका अमाउंट कम है वो सॉल्यूट है। पहला पॉइंट तो ये आया था। दूसरा पॉइंट क्या सामने आया था कि सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है वो उसी के फिजिकल नेचर को अडॉप्ट करता है, उसी के फिजिकल नेचर को ऑक्यूपाई करता है। इसके अलग 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 एग्जाम्पल दिए थे और मेरी एक विनती रहेगी कि पिछले वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को आप देखें ताकि आपको चीज़ें और आसानी से समझ में आ सकें। आज की क्लास प्रारंभ करते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ। सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। कल जहाँ तक हो गया था उसी से आगे बढ़ता हूँ मैं। आज हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। इससे पहले हमने सॉल्यूशन का जो पार्ट देखा वो किसके बेसिस पर था? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के आधार पर। आज हम देखेंगे सॉल्यूशन कंसंट्रेशन के आधार पर। भाई ये कंसंट्रेशन क्या होता है पहले इसको समझते हैं। देखो, कंसंट्रेशन का मतलब है सॉल्वेंट में प्रेजेंट सॉल्यूट का अमाउंट। इसको आप आसानी से ऐसे समझ सकते हो जैसे कि अगर मैं कहूँ कि एक गिलास पानी में केवल आधा चम्मच चीनी है तो पानी क्या है? सॉल्वेंट है। चीनी क्या है? सॉल्यूट है। चीनी का अमाउंट कम है और पानी का अमाउंट ज़्यादा है। अब अगर मैं दूसरी बात करूं कि एक गिलास पानी में 4 चम्मच चीनी है तो भाई चीनी सॉल्यूट, पानी सॉल्वेंट। अब पहली कंडीशन और इस कंडीशन में थोड़ा डिफरेंस है मित्रों। पहली कंडीशन में क्या था? वहाँ पर चीनी का अमाउंट केवल आधा चम्मच था, ओनली आधा चम्मच। इसमें 6 चम्मच है, यानी कि सॉल्यूट का अमाउंट पहले की अपेक्षा आधे चम्मच से कितना हो गया? 6 चम्मच बढ़ गया। सॉल्यूट का अमाउंट क्या हुआ? बढ़ गया। और अगर सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ गया तो उसका कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसका कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो कंसंट्रेशन या सांद्रता की अगर परिभाषा देखें तो परिभाषा सिर्फ इतनी सी है कि दिए गए वॉल्यूम में, दिए गए एकांक आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या, पदार्थ के मोलों की संख्या, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू N अपॉन V। ये होता है कंसंट्रेशन मतलब C, N मतलब मोलों की संख्या, V अपॉन आयतन। तो किसी निश्चित आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन। अगर मोल की संख्या ज़्यादा है तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, अगर मोल की संख्या कम है तो कंसंट्रेशन कम होगा। जैसे कि फर्स्ट कंडीशन में क्या देखा? चीनी केवल आधा चम्मच है तो उसका कंसंट्रेशन कम होगा। सेकंड कंडीशन में क्या देखा? चीनी 6 चम्मच है तो उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो सॉल्यूट को कंसंट्रेशन के बेसिस पर भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो आप लिखा हुआ है, समझ सकते हो। 2 भागों में आंसर है। पहला क्या है? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। देखो भाई, क्वालिटेटिव जो क्वालिटी के बेस पर हो, ठीक है, और क्वांटिटी जो क्वांटिटी के बेस पर हो। सिंपल सा लॉजिक है। क्वालिटेटिव को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला कौन सा है? डाइल्यूट, और दूसरा कौन सा है? कंसंट्रेटेड। चर्चा करते हैं इसके बारे में। भाई क्वालिटेटिवली में अगर मैं यहाँ पे देखूँ इस फिगर में, तो इस फिगर में आप एक चीज़ ध्यान से देखो, इस फिगर में चीज़ ध्यान से देखो, वो क्या कि सॉल्यूट क्या है? जो नीले रंग के मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्यूट हैं, और जो नीले रंग के मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्वेंट हैं, और जो लाल रंग का मॉलिक्यूल है वो कौन सा है? सॉल्यूट है। अब अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि किसकी अमाउंट ज़्यादा है, किसके भाई, और एक और शब्द मैं यूज़ कर सकता हूँ, किसके मोल ज़्यादा हैं? अब तो मोल पता ही है ना आपको।
मोल मतलब क्या? पदार्थ की, अणुओं की, एटम की, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की मात्रा, अमाउंट। मोल केवल क्या डिनोट करता है? इन सब कंपोनेंट्स का अमाउंट को डिनोट करता है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर सॉल्वेंट का जो नंबर ऑफ मोल्स हैं बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हैं बहुत कम है। इस कंडीशन को कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन या तनु विलयन। इसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, सॉल्यूट के मोल का नंबर बहुत कम है। तो भाई कंसंट्रेशन होता क्या है? सॉल्यूट के मोलों की संख्या। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि यह विलयन, यह सॉल्यूशन डाइल्यूट है या तनु है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है। अब अगर मैं दूसरी बात करूँ, वो क्या? यहाँ पर देखिए, तो इस कंडीशन में सॉल्यूट यानी जो रेड वाले बॉल्स हैं, रेड वाले मॉलिक्यूल्स हैं, उनके मोलों की संख्या, उनका नंबर पहले वाले, इस वाले की अपेक्षा कैसा है? ज़्यादा है। और जैसे ही सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ा, अभी आपने पीछे परिभाषा देखी थी, वीडियो बैक करके देख लीजिएगा कि कंसंट्रेशन सॉल्यूशन सॉल्वेंट में उपस्थित सॉल्यूट का अमाउंट, अगर सॉल्यूट का अमाउंट कम है तो वो डाइल्यूट होगा, और अगर सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है तो वो कंसंट्रेटेड होगा। तो ये चीज़ क्या हो गई? कंसंट्रेटेड कंडीशन में आ गई। अब इस चीज़ को जो लिखा वहाँ पढ़िए। यहाँ पर सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन सॉल्यूट के कंसंट्रेशन के इस आधार पर, बेसिस पर किया गया है। जहाँ सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होता है उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन, जहाँ सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो उसे कंसंट्रेटेड। इस लाइन में थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। सुधार क्या? जहाँ सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, हाँ ठीक है, जहाँ सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। लेकिन हाँ, एक बात समझ जाइए, जो आपका ये पॉइंट है इससे कंफ्यूज मत होइएगा मित्रों। कंफ्यूज होने का मतलब क्या है? यहाँ ये मत समझ जाइएगा कि सॉल्यूट ज़्यादा हो गया है, सॉल्वेंट कम हो गया है। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा होगा, लेकिन इस कंडीशन में सॉल्वेंट के सापेक्ष, सॉल्वेंट के यानी नीले वाले बॉल के सापेक्ष लाल वाली बॉल बहुत कम है। वही चीज़ यहाँ लिखी है, सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा हो। भाई ज़्यादा है तभी तो उसका नाम सॉल्वेंट है। ठीक, मेरी बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों पॉइंट में कंफ्यूजन मत होइएगा। पहले पॉइंट में क्या मतलब है? सॉल्वेंट के सापेक्ष सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है, और दूसरे में क्या? सॉल्वेंट के सापेक्ष सॉल्यूट का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा हो गया है, बस और कुछ नहीं हुआ। तो जहाँ सॉल्यूट ज़्यादा हो जाए वो कंसंट्रेटेड है, जहाँ सॉल्यूट कम हो जाए वो डाइल्यूट है। ठीक, आगे बात करते हैं। अब बात आती है क्वांटिटेटिवली। क्वांटिटेटिवली में कुछ चीज़ें हैं जो 12th का भी बेसिक है और 11th का भी बेसिक है। पहला मास परसेंटेज यानी द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा मास बाय वॉल्यूम, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी। ठीक, ये सब हम आपको देखेंगे। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्यूरेट नापने के लिए कुछ कंसंट्रेशन टर्म बताए गए। वो कंसंट्रेशन टर्म जिसको सांद्रता के पद कहते हैं, वो आपके सामने इस प्रकार दिए गए हैं। अब एक एक करके मैं सबके बारे में चर्चा आज करूँगा। पहला आता है परसेंट W बाई डब्लू। यार ये परसेंट W बाई डब्लू, तो कि नाम देखो क्या लिखा है, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक, इसको मैं फिगर से समझा सकता हूँ। फिगर से देखिए, तो यहाँ समझिएगा इस एक चीज़ में, यहाँ पे क्या दिखा रहा, एक सेकेंड, यस, यहाँ पे आप देखिएगा लिखा क्या है, 20% W बाई डब्लू सोल्यूशन। समझ, मैं एक बात साफ साफ बता दूं, अगर ये समझ में आ गया ना मित्रों तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। जब पढ़ो 20% W बाई डब्लू सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसका मतलब क्या हुआ कि 20 ग्राम NaCl को 100 ग्राम के विलयन में मिलाया गया है। यानी कि 20 ग्राम NaCl को 80 ग्राम जल में मिलाया गया है। 20 ग्राम के NaCl को 80 ग्राम जल में क्या किया गया है? मिलाया गया है।
बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है, यकीन मानिए। बस इतनी सी बात है कि 20 ग्राम NaCl को 80 ग्राम जल में मिला करके विलयन का टोटल आयतन कितना कर, विलयन का टोटल भार कितना कर दिया गया, 100 ग्राम। यानी कि 100 ग्राम के विलयन में 20 ग्राम NaCl है, बाकी का 80 ग्राम क्या है, जल है। ठीक, इतनी सी बात है, कुछ नहीं। यहाँ लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड 20 ग्राम और सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर वो कितना है, 100 ग्राम। तो मैं एक सिंपल सी परिभाषा बता दूं, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित 100 ग्राम विलयन में उपस्थित सॉल्यूट के ग्राम में मात्रा को ही हम लोग क्या कहते हैं, मास प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत या मास परसेंटेज कहते हैं। अब भाई सॉल्यूट यहाँ पर NaCl क्यों है, उसका अमाउंट 20 ग्राम है, जल का अमाउंट 80 ग्राम है, और दोनों को मिला दिया तो बना क्या, 100 ग्राम। बना क्या, 100 ग्राम। वही चीज़ यहाँ पे देख सकते हो, सोडियम का अमाउंट 20 ग्राम, सोडियम क्लोराइड का अमाउंट 20 ग्राम, वाटर का 80 ग्राम, टोटल मिला के क्या बना, 100 ग्राम। और यहाँ पे परिभाषा का सूत्र देखिए, मास प्रतिशत बराबर मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट का द्रव्यमान, मास लिखा है ना, विलयन में उपस्थित सॉल्यूट का द्रव्यमान बटे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, दोनों के मिलाने के बाद कितना भार हुआ उसका, गुणे 100। भैया 100 क्यों आया, 100 आने का केवल एक कारण है, वो है प्रतिशत। यहाँ परसेंटेज लगा रहे हो आप, तो परसेंटेज लगा रहे हो तो प्रतिशत में 100 का मल्टीप्लाई करना तो पड़ेगा ही। परिभाषा देखते हैं, 100 ग्राम सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट की घुली हुई ग्राम में मात्रा को ही मास परसेंटेज कहते हैं। चीज़ समझ में आ गई होगी। यदि 1 ग्राम सॉल्यूशन में शुगर का अमाउंट 20 ग्राम है, वाटर का अमाउंट 80 ग्राम है, तो इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को इस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को वाटर में 20% W/W कहा जाएगा। यदि 1000 ग्राम सॉल्यूशन में ग्लूकोज का अमाउंट 100 ग्राम है, तो वाटर का अमाउंट 90 ग्राम, इसमें कंसंट्रेशन को क्या कहोगे, 10% W/W। एक बात बता देता हूँ मैं बहुत प्यार से, W/W पढ़ोगे, चाहे V/V पढ़ोगे, चाहे W/V पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे, एक बात दिमाग में बैठा लो, ये सब कुछ, ये सारी चीज़ें किसको डिफाइन करती हैं, सॉल्यूट को, ये विलेय को डिफाइन करती है। मित्रों, इसमें हमेशा कभी डाउट मत रखिएगा। आप हर जगह आने वाले स्लाइड में देखोगे, हर जगह बात किसकी हो रही है, सॉल्यूट की हो रही है, विलेय की हो रही है, विलायक के कंसंट्रेशन की बात नहीं होती। बात को दिमाग में बैठा लो। परसेंट W/W कहता क्या है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट के ग्राम में मात्रा। परिभाषा में ध्यान से देखो, वो सॉल्यूट कह रहा है, वो सॉल्वेंट नहीं कह रहा। तो परसेंट W/W, परसेंट V/V, परसेंट W/V, ये सब कुछ केवल किससे रिलेट करते हैं, केवल किसको देखते हैं, सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को, सॉल्यूट की मात्रा को। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, फेविकोल से चिपका लीजिए, बहुत जरूरी चीज है। अगली चीज पे पढ़ते हैं, परसेंट V/V। अब देखो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं और क्लियर करना चाहता हूँ। W/W, भाई W क्या है, भार है, वेट है। तो वेट को मात्रक क्या होता है, ग्राम, किलोग्राम, कुंतल, ये सब होता है। अब सवाल ये उठता है कि आपने ग्राम ही क्यों लिया, क्या किलोग्राम, कुंतल नहीं ले सकते हो क्या? अरे बिल्कुल ले सकते हो भाई, लेकिन एक समस्या की बात है, केमिस्ट्री में जो भी प्रैक्टिकल किए जाते हैं वो लेबोरेटरी में होते हैं, और लेबोरेटरी में होने वाले प्रैक्टिकल या तो बीकर में होंगे, या तो कोनिकल फ्लास्क में होंगे, नहीं तो फिर टेस्ट ट्यूब में होंगे। भैया आप केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल आप टंकी में तो करोगे नहीं 10,000 लीटर की, क्या फिर जाके गंगा नदी में प्रैक्टिकल करना शुरू कर दो, इतने पानी में मिला दें, क्या होगा? तो वो नहीं। तो केमिस्ट्री में जो भी प्रैक्टिकल होते हैं वो बहुत छोटे मात्रकों पर होते हैं, ग्राम में, मिलीग्राम में, इन सब में होते हैं। और किलोग्राम, 1 कुंतल, ये सब का जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए यहाँ पर ग्राम लिया गया है। आप चाहो तो किलोग्राम लिख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, चाहो तो कुंतल लिख दो, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, केमिस्ट्री में यूज़ किसका होता है, ग्राम, किलोग्राम, ग्राम का होता है, मिलीग्राम का होता है, किलोग्राम का यूज़ वहाँ पे कम होता है।
बात समझ में आ रही है? अब W/W भार है, इसीलिए यहाँ पर ग्राम का यूज़ किया गया। भार है इसीलिए यहाँ पर ग्राम का यूज़ किया गया। और मैं तो कहता हूँ कभी भी कोई वीडियो में दिक्कत रहा, कभी भी कोई टॉपिक में दिक्कत रहा करे, आप वीडियो को बैक करके बार बार सुन लो। बार बार सुन लोगे तो मुझसे अच्छे समझदार हो जाओगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। आगे बढ़ते हैं। %V/V, %V/V। अब भाई जैसे %W/W में क्या था, %W/W में क्या था, वहाँ पे भार था। V मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स क्या होता है, आयतन। जब वॉल्यूम की बात होती है, जब वॉल्यूम की बात होती है तो आप मीटर और लीटर, मिलीलीटर इनका यूज़ करते हो, किलोलीटर इन सब का यूज़ नहीं करते। रीज़न सिंपल सा वही है कि हमको ऑलवेज स्मॉल यूनिट को यूज़ करना चाहिए। स्मॉल यूनिट इन द सेंस छोटे मात्रक का, मिलीलीटर का, लीटर का, इन सब का यूज़ करना चाहिए यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखा क्या है, 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मिलीलीटर में घुली हुई अमाउंट को %V/V कहते हैं। समझते हैं यहाँ पर एक वर्ड देखो, 25% एथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर, समझ जाओगे तुरंत। 25% एथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर यानी कि 25 ml एथेनॉल को 75 ml जल में मिला करके 100 ml का विलयन तैयार किया गया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 25 ml एथेनॉल को 75 ml वाटर में मिलाकर 100 ml सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो एक बात समझ जाइए, ये बता क्या रहा है, यहाँ जो अमाउंट बता रहा है वो किस में बता रहा है, लीटर में, मिलीलीटर में। लीटर मिलीलीटर में क्यों? क्योंकि आप आयतन की बात कर रहे हो, V/V। आप बात किसकी कर रहे हो, आयतन की। अब जिसे कहा जाए लिक्विड सॉल्यूशन को, कंसंट्रेशन को नॉर्मली सामान्यतः वॉल्यूम परसेंटेज में डिफाइन किया जाता है। जैसे मान लीजिए जो जलीय विलयन होते हैं, जलीय विलयन को नॉर्मली %V/V से ही हम लोग डिनोट करते हैं। 25% इथेनॉल का मतलब है कि 100 ml वाटर में 25 ml इथेनॉल, यहाँ 100 ml वाटर नहीं होगा, यहाँ 100 ml सॉल्यूशन होगा। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा, 100 ml सॉल्यूशन में 25 ml क्या है, एथेनॉल है। इसको करेक्शन कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्लियर देख सकते हो, एथेनॉल 25 ml, वाटर 75 ml और मला क्या 100 ml। और एक चीज़ मैं और बताऊँ आपको कमाल की, जब भी फॉर्मूला बनाओगे ऊपर हमेशा सॉल्यूट होगा, नीचे हमेशा सॉल्यूशन होगा। इस बात को माइंड में फिक्स कर लो। तो अगर मुझे %V/V निकालना तो कैसे करोगे, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, यानी कि जिसको मिलाया गया है उसका वॉल्यूम बटे टोटल वॉल्यूम इनटू 100। ठीक, अगला पढ़ते हैं %M/V, मास वॉल्यूम परसेंटेज, या फिर इसको %W/V भी कहते हैं। अब देखो दो बातों को मैं कंक्लूज कर रहा हूँ। %W/W क्या था, जहाँ पे सॉल्यूट भी भार में ग्राम में था, सॉल्वेंट भी और सॉल्यूशन भी किस में था, ग्राम में था। %V/V में क्या था, सॉल्यूट भी लीटर या मिलीलीटर में था और सॉल्यूशन भी किस में था, मीटर या मिलीलीटर या लीटर में था। अब अगर मैं देखूँ %M/V में, तो %M/V क्या है यार, %M/V में ऊपर क्या है, M है, नीचे क्या है, V है। अभी मैंने बताया ऊपर जो भी होता है वो सॉल्यूट के लिए है, दिमाग में बैठा लो इस बात को, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। नीचे क्या होता है, सॉल्यूशन के लिए होता है। ऊपर क्या है, M, यानी कि सॉल्यूट की मात्रा किस में लेनी है, ग्राम में लेनी है। और नीचे क्या है, V, यानी सॉल्यूशन की मात्रा किस में लेनी है, आयतन में लेनी है। बात समझ में आ गई होगी। ऊपर वाला ऑलवेज क्या होता है, सॉल्यूट होगा, नीचे वाला ऑलवेज क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अगर ऊपर M में है तो सॉल्यूट किस में लोगे, ग्राम में। नीचे आयतन में है तो सॉल्यूशन किस में लोगे, ml या लीटर में लोगे। बात समझ में आ रही? और इनटू 100 क्यों किया गया भाई, सिंपल सा लॉजिक है, परसेंटेज की बात कर रहे हो आप, परसेंटेज की, और जब परसेंटेज की बात करते हो तो इनटू 100 करना ही पड़ेगा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। आगे देखते हैं एक सवाल के साथ कि 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट की ग्राम में, जैसा मैंने कहा था ना, सॉल्यूट
को हमको ग्राम में लेना है। ग्राम में क्यों लेना है? क्योंकि ऊपर का जो मात्रक है वो क्या है? द्रव्यमान है, मास है। और द्रव्यमान जब भी आएगा उसका मात्रक क्या लोगे? ग्राम लोगे। 100 ml सोल्यूशन में सॉल्यूट की ग्राम में घुली हुई मात्रा को ही हम लोग क्या कहते हैं? मास वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं। परसेंट M/V क्या होता है? मास वॉल्यूम परसेंटेज का यूज़ मेडिकल और फार्मेसी लाइन में खूब होता है भाई। ये जो दवाओं को बनाने का काम होता है वो इसी सूत्र की सहायता से किया जा सकता है। ठीक। अब जैसे कोई कहे 23% M/V का मतलब है कि 23 ग्राम सॉल्यूट को 100 ml सॉल्यूशन में मिलाया गया है। यहाँ सॉल्वेंट नहीं, यहाँ सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन होगा, 100 ml के सॉल्यूशन में मिलाया गया है। बात समझ में आ रही है? अब देखो भाई, देखो यहाँ पर समझते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे क्या लिखा है? मास बाय वॉल्यूम। यहाँ लिखा है 23% W/V, तो यानी कि 23% का सॉल्यूट है और W/V है, यानी कि 23 क्या है? वो इसका ग्राम में मात्रा है। वो इसकी कितने मात्रा है? ग्राम में। 23% ग्राम में, और V क्या है? उसका वॉल्यूम। तो मास ऑफ द सॉल्यूट यानी कि सॉल्यूट का, जैसा अभी कहा था, सॉल्यूट का द्रव्यमान बटे सॉल्यूशन का आयतन लीटर में। सॉल्यूट का द्रव्यमान बटे सॉल्यूशन का आयतन लीटर में इंटू 100। मास ऑफ द सॉल्यूट कितना है? 23 ग्राम। और टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। तो मित्रों यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर लीजिएगा। इस जगह पर यहाँ पर सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। मैं इसको ठीक कर दूंगा बाद में। ठीक। अगली चीज़ पढ़ते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। इसको समझने का बहुत सिंपल तरीका है। पार्ट्स पर मिलियन, ppm। अक्सर न्यूज़ में आता है कि वातावरण में धूल या प्रदूषण इतने ppm तक बढ़ चुका है, गंगा में ऑक्सीजन इतने ppm तक घट चुका है, इतने ppm तक बढ़ चुका है, समुद्र में प्रदूषण इतने ppm तक आ चुका है। तो ppm, पार्ट्स पर मिलियन, एक सिंपल लॉजिक बताएं, प्रतिशत 100 में होगा तो मिलियन 10⁶ में होगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व वाटर, इस एक फिगर को ध्यान दो जरा, इस एक फिगर को ध्यान देना जरा। यहाँ पर आप क्या कह रहे हो कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन सी वाटर। एक बात बताओ, एक छोटी सी जानकारी दूं मैं, इस ppm का यूज़, जैसे W/W का यूज़ सामान्यतः होता है, V/V का यूज़ जलीय विलयन के लिए होता है, M/V का यूज़ मेडिसिन्स में होता है। तो ppm का यूज़ वहाँ होता है जहाँ सॉल्वेंट की मात्रा बहुत हो, कई गुना हो, जहाँ सॉल्वेंट की मात्रा, विलायक की मात्रा बहुत ज़्यादा हो और सॉल्यूट की मात्रा, विलेय की मात्रा बहुत कम हो। ऐसी जगहों पर किसका यूज़ होता है? ppm का यूज़ होता है, पार्ट्स पर मिलियन का प्रयोग होता है। इसमें कोई समस्या तो नहीं है? अगर जब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, यहाँ देखो लिखा हुआ है, जब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, अपेक्षा में बहुत ज़्यादा कम हो, तब ppm का यूज़ होता है। समुद्र में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, भाई समुद्र में जल की मात्रा बहुत है, बहुत ज़्यादा है, और उसमें घुली हुई ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, उसमें घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा वाटर के अपेक्षा बहुत कम होती है। बात समझ गए होगी भाई? ऑक्सीजन तो उसमें जो घुला है बहुत कम है, लेकिन जो जल की मात्रा है बहुत ज़्यादा है। जल क्या हुआ? सॉल्वेंट हुआ, और ऑक्सीजन क्या हुआ? सॉल्यूट हुआ। तो जल की मात्रा जब ज़्यादा हो गई तो ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत बहुत ज़्यादा हो गई। और जब जब सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होगी, यकीन मानिए आपको ppm का प्रयोग करना पड़ेगा, पार्ट्स पर मिलियन। भाई वो 1 मिलियन में कितना है उसकी बात कर रहा है। इसलिए ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को ppm से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो भाई, टोटल पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, सॉल्यूट ऊपर रहेगा, ऊपर क्या रहेगा? ऑक्सीजन की मात्रा, उसकी मात्रा कम है। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, ये इसका सूत्र होगा। ठीक, जैसे यहाँ पर देखा जाए
कि 5.8 ग्राम ऑक्सीजन 1 मिलियन जल में उपस्थित 1 मिलियन ग्राम जल में उपस्थित होती है, तो वही 5.8 ppm ये आपने लिखा। अब वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, ppm के द्वारा आप मास टू मास भी कर सकते हो, वॉल्यूम टू वॉल्यूम भी कर सकते हो, मास टू वॉल्यूम भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। वैसे ये वाला हिस्सा कभी पूछता नहीं है। तब भी आगे बढ़ते हैं। अब आप बात करने जा रहे हो मोल फ्रैक्शन की। यकीन मानो मोल फ्रैक्शन वो कमाल की चीज़ है जो आपको बहुत सहायता देने वाली है। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में किसी कॉन्स्टिट्यूएंट के मोल का नंबर तथा सॉल्यूशन में प्रेजेंट कुल मोल के रेशियो को उस कॉन्स्टिट्यूएंट के मोल फ्रैक्शन कहते हैं। समझते हैं भाई, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब समझते हो, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों है यहाँ पर। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है? घटक, अवयव। जैसे मान लो 1 गिलास पानी में हमने चीनी और नमक मिलाया, तो चीनी और नमक क्या है और पानी क्या है? उस पूरे सॉल्यूशन के घटक हैं। भाई सॉल्यूशन किसके किसके मिलने से बना? चीनी, पानी, नमक। तो चीनी, पानी, नमक ये 3 क्या हुए? 3 घटक हुए, 3 अवयव हुए। इसी को हम लोग अंग्रेजी में, अंग्रेजों की भाषा में कह देते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट। अच्छा, ये जो तरीका है मेरा ये नोट्स बनाने का, वो सिर्फ इतने लिए है ताकि हिंदी माध्यम को भी समझ में आ जाए और अंग्रेजी माध्यम को भी समझ में आ जाए। दोनों के लिए अलग अलग बनाने में तो हमारी हालत ख़राब हो जाएगी ना भाई साहब। बात समझ रहे हैं आप? अब देखो, जैसे गणित में आप निकालते हो भिन्न, निकालते हो ना, फ्रैक्शन निकालते हो, ठीक वही काम यहाँ करना है। जैसे मान लो इसमें कुल 2 कॉन्स्टिट्यूएंट है, 2 घटक दिखाई दे रहे होंगे आपको। एक है ए और दूसरा है बी। 2 घटक आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर मुझे निकालना हो ए का मोल फ्रैक्शन, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बड़ी कमाल की। जानते हैं मोल फ्रैक्शन को किताबों में क्या लिखा है? भूलिए 2 मिनट। मोल फ्रैक्शन एक्चुअल में होता क्या है पहले ये जानिए। मोल फ्रैक्शन केवल क्या है? किसी भी विलयन में उपस्थित उसके घटकों की, घटक मतलब जैसा भी बताया, उसके घटकों के मोल की संख्या और कुछ नहीं है। किसी विलयन में उपस्थित उसके घटकों की मोल की संख्या, वही क्या है? उसका मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज या मोल अंश है, और कुछ नहीं है। यकीन मानिए, सवाल करोगे आप समझ में आ जाएगा, और कुछ नहीं है ये। और इसको निकालने का सिंपल तरीका है भाई। जैसे अगर मुझे ए की संख्या निकालनी हो, ए की कुल कितनी संख्या है, सिंपल गणित लगाइए। ए की कुल कितनी संख्या है? ए के कुल कितने मोल हैं? कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? ए का नंबर, ठीक, बटे टोटल। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ए का कितना प्रतिशत हिस्सा इस विलयन में उपस्थित है। हाँ सॉरी, मुझे क्षमा करिएगा, मोल फ्रैक्शन मोल की संख्या को नहीं बताता। मोल फ्रैक्शन बताता है पदार्थ की कितनी मात्रा उपस्थित है उस विलयन में। ए की कितनी मात्रा उपस्थित है, ए के कुल मोलों की मात्रा कितने प्रतिशत है, परसेंटेज बताता है कि 50% ए है कि 20% ए है कि 30% ए है। उसको बताता कौन है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की सहायता से आप ये गणना कर सकते हो कि ए का कितने % मोल प्रेजेंट हैं इस पूरे कंपोनेंट में। उसके लिए करना कुछ नहीं है, ए के मोल का नंबर बटे टोटल मोल का नंबर कर दोगे, आपको ए का मोल परसेंटेज मालूम चल जाएगा। तो वही तो ऊपर लिखा है, सॉल्यूशन में किसी कंस्टिट्यूएंट के मोल का नंबर तथा सॉल्यूशन में प्रेजेंट कुल मोल के रेशियो को उस कंस्टिट्यूएंट का मोल फ्रैक्शन कहते हैं। बस, जैसे मुझे अगर ए का निकालना हो तो ए का मोल नंबर यानी पहली लाइन बटे उसमें जो जो प्रेजेंट है उनका मोल नंबर यानी Na + Nb, उनका रेशियो यानी कि उनके अनुपात को ही क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन कहते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट, जिसका निकालना है उसके मोलों की संख्या बटे टोटल नंबर जितने प्रेजेंट हैं सभी के मोलों की संख्या, कि इसी अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन कहते हैं। अगर ए का निकालना है तो ए के मोल की संख्या बटे सभी के मोलों की संख्या। अगर बी का निकालना है तो बी के मोलों की संख्या बटे सभी के मोलों की संख्या।
ठीक, मोल को दिखाते किससे हैं, स्मॉल n से, वही लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन क्या है, समझ में आया। मोल फ्रैक्शन को अगर मैं सिंपली भाषा में समझाऊं तो मोल फ्रैक्शन केवल बताता है किसी विलियन में उपस्थित उसके घटकों की कॉन्स्टिट्यूएंट का मोल में परसेंटेज, मोल में प्रतिशत मात्रा, और कुछ नहीं बताता वो। ठीक, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बहुत काम की है कि किसी विलियन में चाहे कितने भी घटक हों, 2 हो, 3 हो, 10 हो, 12 हो, 15 हो, उन सब के मोल फ्रैक्शन का जो टोटल नंबर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। उन सब के मोल फ्रैक्शन का जो टोटल नंबर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। आगे देखते हैं, अगर मान लो कभी कभी ये पूछ लेता है कि मोल फ्रैक्शन फॉर आइंथ कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि अगर मान लीजिए इस पूरे में कुल कितने अणु हों, आई नंबर, कोई इमेजिनरी नंबर है आई नंबर के कॉन्स्टिट्यूएंट हो, तो आई नंबर का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, आई के मोलों की संख्या बटे जितने हैं सभी के मोलों की संख्या का अनुपात, यही क्या हो जाएगा, एक्स आई यानी कि आई का मोल फ्रैक्शन। ठीक, अगर किसी सॉल्यूशन में वाटर के एक प्रश्न के सामने मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अगर आपको वहाँ समझ में नहीं आया है तो इससे समझिएगा। बिल्कुल मोल फ्रैक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ समझ में आ जाए तो पीछे के वीडियो को आप दोबारा सुनिएगा। अगर किसी सॉल्यूशन में वाटर के 6 मोल तथा अल्कोहल के 4 मोल हों, तब उन दोनों का मोल फ्रैक्शन किस प्रकार निकाला जा सकता है वो आप देखो। 4 मोल किसके हैं, अल्कोहल के, 6 मोल किसके हैं, वाटर के। तो अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, सूत्र के अनुसार अल्कोहल के मोलों की संख्या बटे वाटर और अल्कोहल दोनों के मोलों की संख्या। यही तो सूत्र था कि जिसका पूछा है उसके मोलों की संख्या बटे में जितना कुछ है उन सब के मोलों की संख्या। तो अल्कोहल के मोल की संख्या क्या है, 4 मोल, लिखा 4। टोटल मोल कितने हैं भाई, अल्कोहल का कितना 4, वाटर का कितना 6, तो अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन कितना हुआ 0.4। अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन क्या हुआ 0.4। अगर मैं आपसे कहूँ वाटर के मोल का फ्रैक्शन, तो वाटर के मोल का फ्रैक्शन क्या होगा, यहाँ पे n अल्कोहल की जगह आप क्या लिख दोगे, n वाटर के मोलों की संख्या बटे यहाँ पे क्या लिखोगे, सभी के मोलों की संख्या। वाटर के मोलों की संख्या कितनी है 6 बटे 6 + 4 10, तो वहाँ पे क्या आएगा 0.6 आएगा। एक तरीका तो ये है निकालने का, लेकिन एक और बड़ा कमाल का तरीका है। वो कमाल का तरीका क्या है, अगर आपका सॉल्यूशन विलियन कैसा हो, बाइनरी। भाई बाइनरी मतलब क्या होता है, जब केवल 2 घटक हो, चीनी पानी चीनी पानी चीनी पानी, केवल चीनी हो केवल पानी, केवल 2 ही अवयव हो, उसे कहते हैं बाइनरी। चीनी पानी नमक 3 अवयव हो गए, उसे कहेंगे टर्शियरी। फिर कहेंगे नींबू नमक चीनी पानी, खूब पिया होगा नींबू नमक चीनी, तो उसमें नींबू है, नमक है, चीनी है, पानी है, उसको कहेंगे क्वाटरनरी सॉल्यूशन। यहाँ यानी कि वहाँ पे 4 अवयव हैं, अगर 2 अवयव हैं तो बाइनरी, 3 अवयव हैं टर्शियरी, 4 हैं क्वाटरनरी। भाई एक तो हो नहीं सकता, क्योंकि सॉल्यूशन बनाने के लिए 2 चीज़ चाहिए, तो मोनो कंडीशन या यूनिक कंडीशन यहाँ पर नहीं आएगी। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है ये बात समझ में आ गई होगी। अगर बाइनरी सॉल्यूशन है यानी केवल 2 घटक हैं, तो अगर आपने एक के मोल की संख्या निकाल ली है तो दूसरे के मोल की संख्या आप एक में से माइनस करके निकाल सकते हो, जो आपने यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, 1 - 0.4 इज इक्वल टू 0.6। ये हो गए वाटर के मोलों की संख्या, क्योंकि ये विलियन बाइनरी था, केवल 2 है, एक का निकाल लोगे तो 2 दूसरे का अपने आप आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अगली चीज़ पढ़ते हैं, अगली चीज़ देखते हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल नंबर को मोलैरिटी, बिल्कुल अगली जो हेडिंग आती है वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी के बारे में क्या बात करते हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन में, यानी कि 1 लीटर का कोई कंपोनेंट है, मैं कह दूँ 1 लीटर जल में उपस्थित सॉल्यूट के मोल की संख्या को, सॉल्यूट यानी से मैंने उसमें मिला दिया NaCl मिला दिया, तो 1 लीटर में NaCl के कितने मोल हैं, इसी के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, मोलैरिटी या मोलरता कहते हैं। ये बात समझ में आ रही है। इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो
ये फॉर्मूला है जो हमको मोलरिटी के कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करता है। मोलरिटी को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। मोलरिटी क्या है समझ में आ गई? मोलरिटी केवल कुछ इतना सा है, 1 लीटर का सॉल्यूशन हो और उसमें सॉल्यूट के कितने मोल हैं, इसी को क्या कहते हैं? मोलरिटी कहते हैं, मोलरता कहते हैं, और कुछ नहीं है। इसे डिनोट करते हैं कैपिटल M से। इसका मात्रक होता है मोल, इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, अगले लिस्ट में देखते हैं। जैसे यहाँ पे सवाल आ गया, सवाल क्या कह रहा है? कैलकुलेशन ऑफ मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड in 500 ml of the solution। यानी कि 500 ml के सॉल्यूशन में यदि 10 ग्राम क्या उपस्थित है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उस सॉल्यूशन की मोलरता क्या होगी? प्रश्न समझ में आया क्या कह रहा है? 500 ml के सॉल्यूशन में यदि 10 ग्राम क्या उपस्थित है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसकी सांद्रता, तो उसकी मोलरता क्या होगी? ठीक, अब देखो, M मतलब मोलरता, WB यहाँ पे समझ जाओ क्या है। WB क्या है? सॉल्यूट का मास, जो प्रश्न में दिया होगा। MB क्या है? मोलर मास, यानी कि उसका मोलर मास, मोलर द्रव्यमान पढ़ाया था मैंने पिछले वीडियो में। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V, तो वही करना है केवल। WB यानी सॉल्यूट का भार कितना दिया है यहाँ पर? 10 ग्राम, तो 10 ग्राम सॉल्यूट का भार हो गया। MB यानी कि सॉल्यूट का मोलर मास। MB मतलब क्या? सॉल्यूट का, भाई B जो वर्ड है ना, ये देखो B से कंफ्यूज मत होना। B केवल दिखा रहा है सॉल्यूट को, ठीक है। B यहाँ मैंने केवल एक प्रेजेंटेशन करने के लिए लिखा है। B किसको दिखा रहा है? सॉल्यूट को, और कुछ नहीं है। WB यानी क्या? सॉल्यूट का मोलर मास। V कितना दिया है? V यहाँ पर 500 ml दिया ही हुआ है। बात समझ में आ रही है? बटे 1000/V ये सॉल्यूशन में है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, WB यानी कि सॉल्यूट का भार, सोडियम हाइड्रोक्साइड का भार कितना दिया है? 10 ग्राम, क्लियर। V आयतन कितना दिया है? 500 ml, क्लियर। मोलर मास MB निकालना है भैया। मोलर मास आपको बताया था उस समय। मोलर मास क्या होता है? मोलर मास किसी यौगिक में उपस्थित सभी अणुओं का, सभी परमाणुओं का भार जोड़ दो, या कह दें किसी यौगिक का अणु भार, किसी यौगिक का अणु भार ही या मॉलिक्यूलर मास ही उसका मोलर मास होता है। तो MB बराबर क्या होगा? 23 + 16 + 1, 23। भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ, ये देखिए, सॉरी, ऐसे समझिए इस चीज को। NaOH क्या है यहाँ पर? NaOH। सोडियम का भार कितना होता है? 23। ऑक्सीजन का कितना हम मानते हैं एग्रीगेट? 16। H का कितना मानते हैं? 1। टोटल कितना है यहाँ पर? आप देखो 40 आ गया। ठीक, टोटल यहाँ पे कितना आ गया? 40 आ गया। तो ये जो मोलर मास है, ये जो मोलर मास है वो किस पे डिपेंड करता है भाई? जो भी कुछ है सभी का आप क्या कर दो, पर सभी के परमाणु भार को जोड़ दो। अगर किसी यौगिक का मोलर मास पूछा है, किसी यौगिक का क्या पूछा है? मोलर मास, यानी कि MB, यानी कि मैं कह सकता हूँ क्या पूछा है उसने? मोलर मास। अगर मोलर मास पूछा है तो आप कुछ ना करिए, जो भी कंपोनेंट है उस कंपोनेंट में जो जो चीज़ प्रेजेंट है, जो जो कुछ है, सभी के परमाणु भार को जोड़ दीजिए। जब सभी के परमाणु भार को जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? उसका मोलर मास। और NaOH का मोलर मास कितना होता है? 40। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। ठीक, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं? इतने में कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब देखो मोलरिटी निकालना है। WB यानी कि सॉल्यूट का भार 14 क्या है?
14 यहाँ पर सोडियम का मोलर मास, ये इंटू 100, फिर 500 क्या है यहाँ पर, 500 क्या है यहाँ पर उसका आयतन। तो कुल जब गुणा भाग करोगे तो आपको ये चीज़ यहाँ पर ऑब्टेन होगी। ठीक, एक सेकेंड। तो मोलैलिटी में कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है मोलैलिटी। अब देखो मोलैलिटी और मोलैलिटी में सिर्फ इतना सा अंतर है कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट सॉल्यूट के मोल नंबर को, वहाँ पर क्या था 1 लीटर सॉल्यूशन। एक बहुत कमाल की बात बताता हूँ मैं आपको, %W/W, %V/V, %M/V, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, इन सब में सॉल्यूशन की बात होती है। केवल एक ऐसा है मोलैलिटी, मोललता, केवल इसमें यही एक मात्र ऐसा है जहाँ पर सॉल्वेंट की बात होती है। किसकी बात होती है मित्रों? सॉल्वेंट की बात होती है। बात समझ में आ रही? तो मोलैलिटी क्या है? मोलैलिटी क्या है? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, जैसे मान लो मैं कह दूं मैंने 1 किलोग्राम ले लिया, 1 किलोग्राम ले लिया अल्कोहल, सॉल्वेंट क्या है? 1 किलोग्राम अल्कोहल, उसमें मिलाया मैंने जल के 5 मोल मिला दिए। तो 1 किलोग्राम अल्कोहल वो क्या है, उसकी मात्रा ज़्यादा है, और जल के 5 मोल की मात्रा कैसी है? कम है। तो जिसकी मात्रा ज़्यादा, बार बार बता चुका हूँ, वो सॉल्वेंट है, जिसकी मात्रा कम वो क्या है? सॉल्यूट है। तो मोलैलिटी में मोललता में आप सॉल्यूशन की बात नहीं करते, बल्कि आप बात करते हो सॉल्वेंट की। बात समझ में आ रही है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजे। मास ऑफ सॉल्यूट को किससे दिखाओगे? WB से। मास ऑफ सॉल्वेंट को WA। एक छोटी सी बात मैं क्लियर कर दूं, जब आप NCERT की किताबें पढ़ोगे ना यार, तो NCERT की किताबों में एक पैटर्न अपनाया गया है। वो पैटर्न क्या है कि वहाँ पर सॉल्यूट को B से दिखाते हैं हर जगह, B से, और सॉल्वेंट को दिखाते हैं A से। सॉल्वेंट को किससे दिखाते हैं? A से। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है मोलैलिटी को कैलकुलेट करने का। अब बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल, आइए बात करते हैं न्यूमेरिकल्स पे। जितना कुछ पढ़ा है अब तक, उन सबको पढ़ समझने का सिंपल तरीका वो होगा न्यूमेरिकल। ठीक, न्यूमेरिकल कैसे देखोगे? मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करता रहता हूँ। पहला सवाल, 15 ग्राम CH3OH 35 ग्राम वाटर में डिजॉल्व किया गया, यानी मिलाया गया। इसका %W/W या मास प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत कैलकुलेट करिए। पहला सवाल है मित्रों, आराम से समझिएगा, बहुत आराम से। देखो कह रहा है कि 15 ग्राम मेथिल अल्कोहल को किसमें मिलाया गया? 35 ग्राम जल में। आपको निकालना क्या है? इसका मास प्रतिशत %W/W। आंसर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। भाई मास प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? वीडियो में जाके पीछे देख लेना। मास प्रतिशत का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। मास प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 15 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? वो तो दिया नहीं। सवाल पढ़ो ध्यान से। यहाँ सॉल्यूशन का भार नहीं दिया है। भार दिया किसका है? सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। सॉल्यूट कौन है? 15 ग्राम मेथिल अल्कोहल, और सॉल्वेंट कौन है? 35 ग्राम जल। तो भैया अगर सॉल्वेंट दिया हो और सॉल्यूट दिया हो तो उसके बेसिस पर आप सॉल्यूशन का भार नहीं निकाल पाओगे क्या? भाई सॉल्यूशन का भार होता क्या है? सॉल्यूशन का वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का भार बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूशन। कितना हो जाएगा? 15 + 35 = 50। तो ये क्या हो गया? सॉल्यूशन का भार हो गया। उसके बाद फॉर्मूला रखने पर 15/50 × 100, आंसर कितना मिला? 30% का। आंसर कितना मिला? 30%। यानी कि ये क्या है? 30% W/W इसकी सांद्रता होगी। इस एक सवाल में कोई भी दिक्कत हो तो रिवाइज कर लीजिएगा। अगली चीज़ देखते हैं यहाँ पर। अगला सवाल आता है कि 20% केन शुगर सॉल्यूशन को बनाने के लिए शुगर और वाटर का कितना अमाउंट चाहिए?
अगर सॉल्यूशन का वेट कितना हो, 250 ग्राम हो। ठीक, समझते हैं इसको। यहाँ पे आपको देख क्या है कि 20% W/W यहाँ लिखा हुआ है ना, 20% W/W। केन शुगर यानी गन्ने की शर्करा, गन्ने की चीनी। 20% W/W शुगर सॉल्यूशन बनाने के लिए शुगर और वाटर का कितना अमाउंट चाहिए। भैया सवाल देखो, यहाँ पर W/W यानी ये चीज़ पूछा था, यहाँ पर ये चीज़ पूछा था, लेकिन इस सवाल में W/W का अमाउंट आपको दिया गया है। तो 20% W/W का अमाउंट कितना होगा। तो भाई इसमें अभी जैसा कि अभी हमने देखा कि यहाँ पर सॉल्यूशन के कंडीशन में %W/W दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है कि हमको सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कितना वेट लेना पड़ेगा। क्वेश्चन बस इतना सा है। ऊपर के क्वेश्चन में क्या था, ऊपर के क्वेश्चन में आपको %W/W पूछा गया था और आपको प्रोवाइड क्या किया गया था। यहाँ पर प्रोवाइड किया गया था आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का वेट। ये क्वेश्चन उससे बस इतना सा ही अलग है। 25% W/W केन शुगर सॉल्यूशन को बनाने के लिए शुगर और वाटर का कितना अमाउंट चाहिए अगर सॉल्यूशन का वेट 250 ग्राम हो। सबसे पहले फॉर्मूला पर आते हैं मित्रों। फॉर्मूला क्या है, मास परसेंटेज W/W इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये तो %W/W का फॉर्मूला हुआ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मास परसेंटेज आपका दिया है 25 ग्राम और वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया है 250 ग्राम, यानी कि ये दिया है और ये दिया है। वेट ऑफ सॉल्यूट पूछा है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, पक्षांतर करो इसको। तो वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 25 इंटू 250। 25 क्या था मास परसेंटेज, 250 क्या था सॉल्यूशन का वेट अपॉन 100, वैल्यू आएगी 62.5 ग्राम। सिंपल मैथमेटिक्स है। अब जो 62.5 ग्राम आई, अब भाई एक चीज़ बताइए, हमको इस एक इक्वेशन से, इस एक कैलकुलेशन से सॉल्यूट का वेट मिला 62.5 ग्राम और हमको क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन का वेट दिया है। सॉल्यूशन का वेट कितना दिया है, 250 ग्राम। अब आपको ये बात बखूबी पता है कि अगर हमें सॉल्यूट का वेट मालूम चल जाए और सॉल्यूशन का वेट मालूम चल जाए तो हम सॉल्वेंट का वेट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला क्या होता है, लिखा हुआ यहाँ पर देखिए, 250 ग्राम केन शुगर सॉल्यूशन में केन शुगर का वेट 62.5 ग्राम है, तब वाटर का वेट यानी द्रव्यमान मास क्या होगा। भाई आप ये फॉर्मूला देखो, इस फॉर्मूले को नहीं भूलना। वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूशन, और ये यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 187.5 ग्राम, यानी कि ये किसकी वैल्यू हुई, सॉल्वेंट की। ठीक, तो ये दो क्वेश्चन आपने हम लोगों ने देखा अभी। पहले क्वेश्चन में %W/W पूछा था और आपको सॉल्यूट और सॉल्यूशन सबकी डिटेल्स दी गई थी। यहाँ पर क्या पूछा है, %W/W प्रोवाइड किया गया है, सॉल्यूशन का वेट प्रोवाइड किया गया है और आपसे सॉल्यूट का वेट और सॉल्वेंट का वेट पूछा गया था। तो सॉल्यूट का वेट निकाल लिया हमने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और सॉल्यूट का वेट जो भी आया उसको हमने सॉल्यूशन के वेट से क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और जब माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्वेंट का वेट, इस एक फॉर्मूला की हेल्प से। ठीक, अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए भाई, वो क्या कह रहा है कि 36 ग्राम 36 ग्राम वाटर और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल के सॉल्यूशन में वाटर और एथिल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करिए। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, क्लास 11th में तो खूब पूछता है, साथ ही साथ क्लास 12th के बोर्ड में ये इस टाइप के सवाल सॉल्यूशन चैप्टर से खूब आते हैं। क्या कह रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपाउंड आपसे पूछा, क्या यही तो पूछा है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपाउंड क्या होता है भाई, जिसका पूछा जाए उसके मोलों की संख्या बटे टोटल मोलों की संख्या। ये बात आपको बताई थी मोल फ्रैक्शन के चैप्टर में, दिक्कत होगी तो पिछले वीडियो में जा कर के देख लीजिएगा।
अब मोल फ्रैक्शन कैलकुलेशन के लिए मोल की वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में मोल की वैल्यू प्रोवाइडेड नहीं है। क्या देखेंगे इसमें, जब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में डियर, अगर मैं क्वेश्चन को पढ़ूं, इस पूरे क्वेश्चन में मोल की वैल्यू प्रोवाइडेड नहीं है। देखो कहीं लिखा हुआ है क्या कि किसके कितने मोल हैं, और क्वेश्चन पूछा क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो जब मोल फ्रैक्शन पूछा है तो मोल फ्रैक्शन तो मोल को डील करता है, मोल से रिलेटेड है। तो पहला हमारे लिए टास्क क्या होगा कि भाई सबसे पहला काम हम क्या करें, मोल को देखें कि मोल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। एक बहुत कॉमन सी बात आपने क्लास 9th में पढ़ी होगी, क्लास 9th में इसे पढ़ाया गया था। वो क्या थी कि मोल की गणना करने के लिए केवल एक सिंपल सा फॉर्मूला है, गिवन मास, यानी कि प्रश्न में जो द्रव्यमान दिया गया हो। मान लीजिए किसी यौगिक का पूछ रहा है कि भाई किसी यौगिक का मोल फ्रैक्शन, किसी यौगिक के मोल निकालिए, तो उसको निकालने का एक सिंपल तरीका है, वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है कि 24 ग्राम H2O के मोल बताओ। क्या बताओ, मोल बताओ। तो 24 ग्राम H2O के मोल आप कैसे बताओगे, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है मोल बराबर गिवन मास, जो मास आपका कैसा हो, गिवन हो, और गिवन मास बटे, यहाँ पे क्या लिखना है, मोलर मास। अब गिवन मास बटे मोलर मास ये यहाँ पर दिया गया है। अब देखो प्रश्न में, देखो प्रश्न में क्या है भाई, गिवन मास कितना है, गिवन मास इसका, गिवन मास है यहाँ पर, गिवन मास देखा जाए तो गिवन मास है 24 ग्राम। गिवन मास कितना है, 24 ग्राम। पूछा किसका है, H2O का, बटे मोलर मास कितना होगा भाई, H2O का मोलर मास याद होगा, हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, H2O मतलब क्या, यहाँ पर दो क्या हैं, दो हाइड्रोजन है प्लस एक क्या है, ऑक्सीजन है। तो हमको मिलेगा क्या, दो हाइड्रोजन का वेट कितना हो जाएगा, दो हाइड्रोजन का वेट यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो दो हाइड्रोजन का वेट हो जाएगा 2 प्लस ऑक्सीजन का वेट कितना हो जाएगा 16, ऑक्सीजन का वेट कितना हो जाएगा 16, और हमें आंसर कितना मिलेगा मित्रों, आंसर मिलेगा हमको 18। ठीक, अब हमको करना कुछ नहीं, 18/24, 18/24 जब आप करोगे तो 18/24 करते ही आपको मिल जाएगा, 18/24 करते ही आपको मिल जाएगा 24 ग्राम जल में उपस्थित मोलों की संख्या। ठीक, अब जो भी वैल्यू यहाँ है कि वो आप देख लीजिएगा। तो ये एक सिंपल तरीका है कि अगर भार दिया गया हो, अगर भार दिया गया हो तो आप उसके बेसिस पर मोल की गणना कर सकते हो। Your phone's in airplane mode, so I can't help you with that at the moment. तो इस तरीके से आप मोलर मास का कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हो। ठीक, इतने में कोई समस्या तो नहीं भाई। अब सॉरी, मोल का नंबर, तो मोल का नंबर कैसे निकालोगे, दिया गया भार बटे उस यौगिक का अणु भार, दिया गया भार बटे उस यौगिक का अणु भार या मोलर मास, उसके आधार पर निकाल सकते हो। अब वही काम मुझे यहाँ करना है मित्रों, आराम से देखिएगा, आराम से समझिएगा। प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, प्रश्न क्या कह रहा है कि 36 ग्राम वाटर और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल के सॉल्यूशन में वाटर और एथिल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन निकालिए। अब मोल यहाँ दिया नहीं, जैसा मैंने पहले बताया। अभी मैंने आपको मोल कैसे निकालते हैं अगर वेट दिया हो वो चीज़ बताई। अब अगली चीज़ देखते हैं, वही जो फॉर्मूला लगाया था वही फार्मूला फिर लगाना है। तो मोल वैल्यू कैसे निकाल लोगे, गिवन मास, यानी गिवन मास अर्थात दैट मीन्स दिया गया वेट अपॉन मोलर मास, जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं। अब मोल्स ऑफ वाटर, तो वाटर के मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन मास ऑफ वाटर, गिवन मास ऑफ वाटर कितना है 36 ग्राम, अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर
हाँ यहाँ वाटर हो जाएगा भाई, ठीक है, गलती से शुगर लिख गया है। तो 36 ग्राम अपॉन 18 कितने मोल आ जाएंगे? 2 मोल। भाई ये वाटर का मोलर मास होता है, ठीक है, यहाँ पर वाटर होगा डियर, इसको गलती से शुगर लिख गया, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, अगली चीज़ आती है मोल ऑफ एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल का गिवन मास वो ऊपर दिया था कितना, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ एथिल अल्कोहल का गिवन मास क्वेश्चन में दिया है 46 ग्राम। आप देखो एथिल अल्कोहल का मास यहाँ कितना दिया हुआ है, 46 ग्राम। तो हमने वही लिखा 46 ग्राम ऑफ एथिल अल्कोहल अपॉन 46 जो नीचे वाला 46 है वो क्या है, एथिल अल्कोहल का मोलर मास, या जिसे हम लोग मॉलिक्यूलर वेट भी कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे? एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। यहाँ 2 कार्बन 2C प्लस 5 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन प्लस 1 हाइड्रोजन, सबको जोड़ोगे 2 कार्बन का 12 दूनी 24, 5 हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 × 5, 1 ऑक्सीजन का 16, 1 हाइड्रोजन का 1, तो टोटल वैल्यू आ गई 46। तो 46 ग्राम C2H5OH में जो मोल का नंबर है वो कितना है, 1 मोल। ठीक, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैसे निकालोगे, वो सिंपल तरीका है। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर यानी कि XH2O, कुछ जगह इसको काई भी पढ़ते हैं, ठीक है, NH2O अपॉन NH2O प्लस N एथिल अल्कोहल। भाई अब ये फॉर्मूला आपको हम लोगों ने समझाया था कि अगर जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, सबसे पहले ऊपर उसके मोलों की संख्या बटे वहाँ जितने भी अवयव हैं, जितने भी कंस्टिट्यूएंट हैं, सभी के मोलों की संख्या। तो 2/2 प्लस 1, 2 क्या है यहाँ पर, ऊपर वाला 2 क्या है, वाटर के मोलों की संख्या, ये देखिए लिखा हुआ है। 2 + 1 क्या है, वाटर के मोल प्लस एथिल अल्कोहल के मोल, 2/3 आएगा और आंसर आ जाएगा 0.66। आंसर क्या आ जाएगा, 0.66। अब उसी तरह एथिल अल्कोहल के मोल आप देखो निकाल लिए हो, वो आपको समझ में आ जाएगा, 0.34 वैल्यूज़ की आएगी, ठीक है। तो ये एक पेज रहा जिसमें हम लोगों ने वेट से मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं उसकी डिस्कशन किया। आगे चलते हैं, अगला जो न्यूमेरिकल है, जो वो भी एक अलग चीज़ आपको सिखाएगा, कुछ ना कुछ नया। वो क्या कि 500 ml के सॉल्यूशन में किसी सब्सटेंस का 1 मोल है, तब उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी बताइए। देखिए यहाँ पर मोलैरिटी पूछ रहा है, ठीक है। मोलैरिटी का डेफिनेशन क्या होती है आपको याद होगा, क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट के मोलों की संख्या 1 लीटर विलियन में उपस्थित, यानी कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित सॉल्यूट के मोल की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter of solution is called as a molarity। बात समझ में आ रही है? फॉर्मूला देखते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। मोल ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, देखो क्वेश्चन में दिया है, मोल ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, किसी सब्सटेंस का 1 मोल, 500 ml के सॉल्यूशन में किसी सब्सटेंस का 1 मोल है भैया, तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ, 1 हुआ। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, 500 ml। अब मोलरता के फॉर्मूला में सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में होता है, पर क्वेश्चन में ml में दिया गया है, तो भाई पहली चीज़ क्या करनी पड़ेगी, हम ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 500/1000। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, पढ़ा गया होगा कि अगर किसी भी कंपोनेंट का वॉल्यूम मिलीलीटर यानी ml से लीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो उसको हम लोग 100 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 500/1000 वैल्यू रखने पर हमको मिल जाएगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में। अब देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसको हमने कैसे लिख सकते हैं भाई, 1/500/1000। 1 क्या है, सॉल्यूट के मोल जो क्वेश्चन में दिए हैं ऊपर, और यहाँ 500/1000 क्यों लिखा, क्योंकि भाई जो चीज़ मिलीलीटर में थी हमको उसे किस में लिखना है, लीटर में। लीटर में क्यों लिखना है, क्योंकि मोलैरिटी का फॉर्मूला ऑलवेज लीटर में होता है, और 1/500 × 1000 तो 2 मोल पर लीटर।
2 मोल पर लीटर यहाँ पर हमको मोलैरिटी मिलेगी। मोल पर लीटर ये यूनिट होती है किसके, मोलरता की, मोलैरिटी की। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं वो क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन, किसी बाइनरी सॉल्यूशन में अगर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0.22 है तो दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन ही नहीं करना यार, मेरी बात मानो तो। आप कैसे समझ सकते हो किसी कंपोनेंट का बाइनरी सॉल्यूशन। बात आती है बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। बाइनरी सॉल्यूशन वही होते हैं जिसमें 2 कंपोनेंट प्रेजेंट हो, जैसे कि चीनी, पानी, नींबू, नमक, ऐसा कुछ भी। तो बाइनरी मतलब केवल 2 घटक होंगे। ठीक, तो बाइनरी सॉल्यूशन में एक का मोल फ्रैक्शन क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, दैट इज 0.22, और दूसरे का मोल फ्रैक्शन आपसे पूछा जा रहा है। याद करिएगा पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मोल फ्रैक्शन, या इसी वीडियो में देखेंगे आप, हाँ इसी वीडियो में बताया है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, कितने भी कंपोनेंट ले लीजिए, 10, 12, 20, 25, किसी सॉल्यूशन में कितने भी घटक उपस्थित हों, कितने भी कंस्टिट्यूएंट हों, सभी कंस्टिट्यूएंट, सभी घटकों के मोल फ्रैक्शन का जो सम आता है, जो टोटल आता है, वो ऑलवेज कितना आता है, 1। वो ऑलवेज कितना आता है, 1। वो आपको बताया था। तो किसी भी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन का टोटल ऑलवेज कितना होता है, 1, लिखा भी हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बाइनरी सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट का मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन अगर 0.22 है तो दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 1 माइनस 0.22, जो वैल्यू हमको मिलेगी 0.78। क्या मिलेगी, 0.78। तो ये सिंपल सा इक्वेशन है, सिंपल सा सवाल है। इस सवाल में हमने केवल क्या किया है, कोई कैलकुलेशन नहीं किया, मोल ओल की गणना नहीं की, मोल फ्रैक्शन एक का दिया है, दूसरे का निकाल लिया। ठीक है, अब कभी कभी मन में सवाल उठता है कि सर अगर टर्शियरी सॉल्यूशन हो तो ऐसे निकाल सकते हो क्या। तो भाई टर्शियरी सॉल्यूशन में ऐसे पूछेगा नहीं, जहाँ तक मुझे मालूम है ऐसे नहीं पूछेगा, क्योंकि 3 घटक हो गए। अब एक का दे दिया, अगर मान लो ए बी सी 3 घटक हैं और एक का मोल फ्रैक्शन दे दिया और बाकी 2 का पूछा है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से उसको कैलकुलेट करना उतना आसान बात नहीं है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये भी बहुत प्यारा सवाल है। ये क्या कर रहा है कि इफ़ 7 ml HCl 100 ml वाटर में डिजॉल्व है तो सॉल्यूशन का परसेंट V/V ज्ञात करिए, कैलकुलेट करिए। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं, 7 ml HCl और 100 ml वाटर, यानी कि यहाँ पर हुआ क्या है यहाँ पर कि 7 ml क्या है, वो आपका सॉल्यूट है, और 100 ml क्या है, वो आपका सॉल्वेंट है। तो फॉर्मूला ऑफ परसेंट वी बाई वी पूछा है आपसे, तो परसेंट वी बाई वी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 7 ml है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूँगा आपके समक्ष। वो करेक्शन सिर्फ इतना सा है, देखिएगा यहाँ पर दिया क्या है कि 7 ml है यहाँ पर HCl और 100 ml है यहाँ पर जल। ठीक, तो क्वेश्चन में सॉल्यूशन का वेट यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो मिस्टेक है थोड़ा, मैं इसको करेक्ट कर दे रहा हूँ आपके सामने ही। तो अगर 7 ml HCl है और 100 ml H2O है तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का आयतन, भाई 7 ml HCl ये क्या है हमारे लिए, 7 ml HCl ये है हमारे लिए सॉल्यूट। ये हमारे लिए क्या है डियर, ये हमारे लिए है सॉल्यूट। सॉल्यूट क्यों है, क्योंकि इसकी मात्रा कम है। और 100 ml H2O ये क्या है हमारे लिए, ये हमारे लिए है सॉल्वेंट। ये क्या है, सॉल्वेंट है। अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट 7 ml प्लस
वाटर 100 ml, टोटल कितना आएगा 107 ml, टोटल कितना आएगा 107 ml। इसमें में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर चेंज क्या करना है, इस क्वेश्चन में किया क्या गया है, छोटी सी मिस्टेक हो गई भाई, हम लोग भी इंसान ही हैं, हो जाती कभी कदा। वो मिस्टेक क्या हुई डियर, मिस्टेक बस इतनी सी है कि जो इस जगह है, ये जगह है यहाँ पर, दिस वन, इस जगह पर यहाँ पर जो वेट लिखा हुआ है वो कितना लिखा है 100। यहाँ देखो, यहाँ कितना लिखा है, यहाँ पे लिखा है 100, यहाँ 100 नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 की जगह पर आपको यहाँ पर क्या लिखना है, 100 की जगह पर यहाँ पे लिखना है आपको 107। ठीक है, इतना करेक्शन कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, अब जैसे 107 लिखोगे तो अब आपको नया क्वेश्चन क्या मिलेगा, अब आपको जो नया क्वेश्चन मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वो मिलेगा, क्वेश्चन में दिया है ऊपर 7 ml। ठीक, वो दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो नीचे लिखा हुआ है, अब वहाँ पे ये 100 ml नहीं होगा, ये 100 ml नहीं होगा, बल्कि वहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन अभी मैंने निकाला था ना, कितना आया था याद करिए, वो आया था 107। अब जब भाग दोगे आप तो क्या लिखोगे, 7 अपॉन 107 इंटू 100। जो भी आंसर आएगा इसका, जो भी आंसर आएगा वही क्या होगा इसका परसेंट v बाई वी, वही क्या होगा इसका परसेंट v बाई वी। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं। आप वीडियो को बार बार रिपीट करके भी देख सकते हो। ठीक है, आप वीडियो को बार बार रिपीट करके भी देख सकते हो। मैं इसको आगे बढ़ता हूँ अब। ठीक, एक मिनट, हाँ इसको मैं आगे बढ़ दूँ, पहले इसको इरेज कर दें भाई। ठीक, अब बात करते हैं, अब बात करते हैं अगले सवाल की। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट है 100 ml वाटर में, तब इसका परसेंट W/W कैलकुलेट करिए अगर सॉल्यूशन की डेंसिटी 12.5 ग्राम पर लीटर हो। ये देखिए बिल्कुल एक नया दहकता हुआ सवाल आया है। ये सवाल बहुत पूछा है, बोर्ड में पूछा है, इसको मैंने बोर्ड से उठाया है, बोर्ड के आंसर में 12th में पूछा है और 11th में भी, और 11th में भी एक आध बार पूछा गया है। एक आध बार क्या, इस चैप्टर से इस तरह के सवाल ही आते हैं, मेरे यकीन मानिए। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, परसेंट W/W दिया क्या क्या है, W/W का फॉर्मूला देखते हैं पहले, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, सॉल्यूट का वेट अपॉन सॉल्यूशन का वेट इनटू 100, ये यहाँ पर इक्वेशन हुआ। अब आप देखो इसमें से सॉल्यूट कौन कौन सा है भाई, 10 ग्राम शुगर ये सॉल्यूट हो गया, 100 ml जल ये क्या हो गया आपका सॉल्यूशन हो गया। तो दो चीज़ मिल गई हमको, वेट ऑफ सॉल्यूट मिला 100 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर अभी आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा, 100 ml जल में डिजॉल्व किया गया है ये बता रहा है, लेकिन वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं बता रहा। भाई वेट क्यों नहीं बता रहा, ध्यान से देखो ये ml में है, ध्यान से देखो ये ml में है। ml में होने का मतलब है, अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं, अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं आपके लिए, 2 मिनट समझिएगा इसको, लाइक दिस, जैसे इसको समझाने के लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक बीकर है, ठीक, बीकर में क्या भरा हुआ है, जल, बीकर में क्या भरा है, जल, और जल का जो अमाउंट है वो कितना है 100 ml, जल का अमाउंट कितना है 100 ml। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इसमें क्या मिलाया, हमने इसमें मिलाया 10 ग्राम, क्या मिला दिया, शुगर, 10 ग्राम क्या मिला रहे हैं इसमें हम लोग, शुगर, यही तो मिला रहे हैं ना भाई। जब 10 ग्राम शुगर मिला रहे हैं तो कभी भी आप एक काम करके देखो, अगर 100 ml का जल है उसमें आपने चीनी मिला दिया तो उसका जो ये वॉल्यूम है, अगर मैं इसके वॉल्यूम को कह दूँ V1,
उसका जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, उसमें चेंज ज़्यादा कुछ खास नहीं आता। ठीक है, चीनी मिलाने पर ऐसा नहीं होता कि आधी गिलास शरबत पूरी गिलास भर जाए। ध्यान से देखा होगा कभी, उसमें ज़्यादा चेंज वॉल्यूम में नहीं आता। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है आपसे, क्वेश्चन ने पूछा है परसेंट W/W, और परसेंट W/W में सॉल्यूट भी किस में होना चाहिए, W में, और सॉल्यूशन भी किस में होना चाहिए, W में। लेकिन क्वेश्चन में सॉल्यूशन W में जो सॉल्यूशन का जो भार है वो W में नहीं दिया है, वो वेट में नहीं दिया है, बल्कि वो किस में दिया है। ध्यान से देखिए इस एक जगह को, उसमें जो भार दिया है, दिया ही नहीं है, मैं तो क्या कहूँ, भार दिया ही नहीं है। वहाँ पे क्या दिया है, वॉल्यूम, यानी कि आयतन दिया है। अब मेरे पास एक चैलेंज हो गया, सॉल्यूट का भार दिया है लेकिन सॉल्यूशन का भार ना दे करके आयतन दिया है। क्योंकि 10 ग्राम चीनी को मिलाया है हमने 100 ml जल में, और 100 ml जल मिलाने के बाद यहाँ पर बना क्या है, 100 ml का एक सॉल्यूशन। तो 100 ml का सॉल्यूशन तो बन गया, लेकिन भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग परसेंट W/W पूछा है, और यहाँ पर सॉल्यूशन का भार ना दे करके सॉल्यूशन का क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है, आयतन दिया है। अब चलिए टास्क करते हैं। असली मज़ेदार काम अब शुरू होगा। टास्क कैसे करते हैं, यहाँ पर देखिए, आपको 2-3 चीज़ दिख रही हैं यहाँ पर। वो ये क्या क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट दिख रहा है, वो है 100 ग्राम शुगर, ये देखो, और आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिख रही है, ये देखो। एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग कहते हैं डेंसिटी, डी बराबर क्या कहते हैं वहाँ पर, डी बराबर M/V। M क्या है यहाँ पर, M यहाँ पर भाई जानते हो वो क्या है, मास है। और V क्या है यहाँ पर, V है यहाँ हमारा सबसे प्यारा वॉल्यूम। V क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम। तो अगर मास दिया हो, वॉल्यूम दिया हो, तो डेंसिटी निकाल सकते हो। लेकिन अगर मास दिया हो और डेंसिटी दी हो तो वॉल्यूम निकाल सकते हो, और अगर वॉल्यूम और डेंसिटी दी हो तो मास निकाल सकते हो। ये बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको डेंसिटी दी है, क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम दिया है। अब आप आसानी से किसकी गणना कर सकते हो, मास की, जो हमें चाहिए वही आपको आगे करना है। देखिएगा कैसे कर रहे हो आप इसको, देखिएगा आराम से। आप क्वेश्चन में आगे बढ़िए, जब आप क्वेश्चन में आगे बढ़ोगे आपको चीज़ें समझ में अच्छे से आ जाएंगी। यहाँ देखो क्या दिया है, परसेंट W/W के कैलकुलेशन के लिए वेट ऑफ सॉल्यूशन होना ज़रूरी है, जैसा अभी मैंने बताया। अगली चीज़, वेट ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बाय डेंसिटी का फॉर्मूला है। अब वॉल्यूम कितना है क्वेश्चन में, 100 ml, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये देखिए लिखा ना, अगर सॉल्यूशन की डेंसिटी 12.5 ग्राम पर लीटर हो। सॉल्यूशन की डेंसिटी, किसकी डेंसिटी, सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है, और ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है। तो हम इसकी सहायता से, इन दोनों की सहायता से क्या निकालेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन। वही किया है भैया मैंने यहाँ पर, 100 इंटू 12.5 125 ग्राम। परसेंट W/W कैसे निकालोगे, 10 ग्राम चीनी जो मिलाई गई, 125 ग्राम सॉल्यूशन का वेट इंटू 100, 8 ग्राम परसेंट W/W। ठीक, तो ये होता है इक्वेशन, इसको देखने का। नहीं समझ में आएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब अगले सवाल पर। अगला सवाल भी क्या है, बड़ा प्यारा सवाल है भाई। ये कह रहा है, अच्छा अभी यही सवाल तो देख रहे थे, सॉरी। ये देखिए, ये आ गया एक और सवाल कि 20 ग्राम कॉपर सल्फेट को 100 ml एथिल अल्कोहल में डिसॉल्व किया गया, मैंने मिलाया गया। तब सॉल्यूशन के लिए परसेंट M/V ज्ञात करें अगर डेंसिटी दी हो 4.5 ग्राम पर लीटर, ठीक, या पर ml। अब देखो यहाँ पर पूछा क्या है, परसेंट M/V का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग को वीडियो में बताया है पीछे, वेट ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। भाई देखो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ,
अब मैं एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूं साफ साफ, देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी बात होगी, ये तो कभी कभी डिस्टर्ब कर देता है, जब भी बात होगी परसेंट W बाई W, तो यहाँ पर ऊपर क्या लिखेगा, ऊपर होगा यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट, किस में, ग्राम में, अपॉन, नीचे क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन, किस में रहेगा, वो भी ग्राम में रहेगा। तो जब ऊपर भी मास हो नीचे भी मास हो तो दोनों चीज़ें किस में रहेगी, ग्राम ग्राम में। अगली चीज़ आती है वो क्या, परसेंट V बाई वी। अगर मैं बात करूँ परसेंट V बाई वी की, तो छोटी छोटी बातें जिसको मैं रिवीजन बार बार कराते रहना चाहता हूँ। तो ऊपर भी क्या है, वॉल्यूम, तो यहाँ क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे क्या, सॉल्यूट, अपॉन, नीचे क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे क्या लिखोगे, सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पर ऊपर वाली चीज़ भी किस में है, वॉल्यूम में, यानी कि इसकी यूनिट क्या हो सकती है, इसकी यूनिट हो सकती है ml। ये भी किस में है, वॉल्यूम में, इसकी यूनिट भी क्या हो सकती है, ml, या लीटर भी हो सकती है, ठीक। अब जब बात आती है परसेंट m बाई वी या परसेंट W बाई वी, दोनों किताबों में दोनों लिखा हुआ है। जब बात आती है परसेंट W बाई वी, या इसको हम लोग परसेंट M बाई वी भी कहते हैं, जब इसकी बात आएगी तो यहाँ पर एक बड़ी कमाल की चीज़ देखनी पड़ेगी। ऊपर क्या है, मास, तो वहाँ क्या लिखोगे आप, वहाँ लिखोगे मास ऑफ सॉल्यूट, क्या लिखोगे, मास ऑफ सॉल्यूट, अपॉन, यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे वॉल्यूम ऑफ, और अच्छे से लिखता हूँ मैं इसको, मास ऑफ परसेंट W बाई वी या परसेंट M बाई वी को कैसे लिखोगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ, यहाँ क्या लिखोगे, सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, तो दो तीन चीज़ों का बेसिक डिफरेंस है, W बाई W में दोनों चीज़ें ग्राम ग्राम या वेट में रहेंगी, V बाई वी में दोनों चीज़ें सॉल्यूशन दोनों लीटर ml इसमें या वॉल्यूम में रहेंगे। M बाई वी में एक ही डिफरेंस आएगा कि M यानी जो ऊपर है वो सॉल्यूट है, जो नीचे है वो सॉल्यूशन है, एक सिंपल द लॉजिक है। तो जो सॉल्यूट रहेगा वो किस में रहेगा, ग्राम किलोग्राम कुछ भी हो सकता है, और V वॉल्यूम किस में रहेगा, लीटर मिलीलीटर कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको कि परसेंट V बाई वी, परसेंट W बाई वी और परसेंट W बाई W, इन सब में डिफरेंस किस चीज़ का है। ठीक, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सवाल पे आता हूँ, फिर से सवाल पे आता हूँ। ठीक, ओके, परसेंट M बाई वी बराबर, जैसा भी मैंने बताया समझाने का प्रयास किया, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यानी कि सॉल्यूट यानी विलेय का भार और सॉल्यूशन यानी विलयन का आयतन। वेट ऑफ सॉल्यूट क्वेश्चन में दिया है 20 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो भी क्वेश्चन में दिया है 100 ml। भाई ये चीज़ भी समझ में आ रही होगी, ये चीज़ क्या समझाने की कोशिश कर रही है, समझाने की कोशिश बस इतने से कर रही है कि एक बीकर है, उस बीकर में क्या प्रेजेंट है भाई, उस बीकर में प्रेजेंट है 100 ml किसका, C2H5OH, एथिल अल्कोहल का। इसमें मिलाया क्या गया है, मिलाया गया है इसमें 20, इसमें मिलाया क्या गया है, यहाँ पर मिलाया गया है इसमें 20 ग्राम CuSO5
CuO4 मिला क्या गया है इसमें 20 ग्राम CuSO4। अब भाई जब 20 ग्राम CuSO4 को इसमें मिलाओगे तो इस पूरे का आयतन कितना हो जाएगा भाई, जल में मिला रहे हो जैसे अभी चीनी और पानी का एग्जांपल लिया था पिछले सवाल में, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 100 ml। इसमें कोई समस्या तो नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो जब इसका वॉल्यूम 100 ml हो जाएगा तो वही चीज़ देखो मैंने यहाँ बगल में चित्र से भी समझाने की कोशिश की है, और यहाँ पे आप देख भी रहे हो 100 ml C2H4OH परसेंट M/V और परसेंट W/V। 20 ग्राम क्या है सॉल्यूट का आयतन बटे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया है 100 ml, 20 ग्राम सॉल्यूट का वेट है, सॉरी आयतन नहीं वेट है, बटे 100 ml क्या है सॉल्यूशन का वॉल्यूम। आंसर क्या आएगा 20 ग्राम पर ml। अब पर ml क्यों आया भाई, ऊपर क्या है भार, तो भार की यूनिट किस में आएगी, वेट की यूनिट किस में आएगी, ग्राम में आएगी। वॉल्यूम की यूनिट किस में आएगी, ml में आएगी। ठीक, इतनी बात क्लियर है। आगे देखते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, इफ़ 25 ग्राम शुगर को 100 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व किया गया है, सॉल्यूशन की डेंसिटी 4.2 ग्राम पर ml है, तब परसेंट W/V कैलकुलेट करिए। अब मेरी आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस एक सवाल को आप अपने आप एनालाइज करो। जब मुझे नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करिएगा कि सर मुझे 9वां सवाल नहीं आया है, मैं उसको समझाने की फिर से कोशिश करूँगा, या फिर जब आप क्लास में आओगे तब। ठीक है, तब भी एक हेडलाइन एक हिंट ले लेता हूँ। फॉर्मूला क्या है परसेंट W/V का, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ठीक, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी बराबर M/V, बहुत कॉमन सी बात है। मास ऑफ सोल्यूट दिया है 25 ग्राम, डेंसिटी दी है 4.2 ग्राम पर ml। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपसे पूछा है, नहीं प्रोवाइडेड है। वेट आपको प्रोवाइडेड है 100 ग्राम बेंजीन ऑफ सॉल्वेंट का। अब देखो इक्वेशन पे रखो यहाँ पर E बराबर यानी रो, डेंसिटी मतलब रो, इसको जो ये सिंबल है ना भाई, ये E नहीं है, ये रो पढ़ते हैं इसको, रो बराबर M/V। तो V बराबर क्या हो जाएगा M/E। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसलिए निकाल रहे हो भैया क्योंकि इस पूरे सवाल में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन प्रोवाइडेड नहीं है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना, ये देखो 100 ग्राम बेंजीन में मिला रहे हो उसको आप। अब 100 ग्राम बेंजीन में मिला रहे हो 25 ग्राम शुगर को, तो दोनों चीज़ें ये भी ग्राम में है ये भी ग्राम में है, और पूछा क्या है W/V। तो भाई V के लिए हमको वॉल्यूम होना चाहिए, यहाँ तो ग्राम में दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे भाई, उसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखोगे 100 ग्राम बेंजीन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है जो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, वो आप ये देख रहे हो। इसके बेसिस पर आप इस पूरे सवाल को हल कर सकते हो। ठीक, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मलता कैसे निकालते हैं उससे से संबंधित कुछ चीज़ें, मोलरता के तनुता का नियम पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। जो भी कंफ्यूजन रहा करे, आप वीडियो को बार बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये बात जान लीजिए, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो क्लास 11th हो चाहे वो क्लास 12th हो। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।